नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भाषा को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, आपको इन्हें जानना है। इसे आप दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो स्वतंत्रता के बाद से 2005 तक की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है वह पढ़ेंगे। दूसरा आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद का अध्ययन करेंगे, जहां आपको विस्तृत अध्ययन करना होगा, जिसमें 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2022 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फाउंडेशनल स्टेज का और 2023 का स्कूल एजुकेशन, इसे पढ़ना होगा। हम 1950 से लेकर 2005 तक के बीच जो शिक्षा संबंधित नीतियां रही हैं, जो प्रावधान रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। इसे आपको बहुत विस्तृत रूप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो NIOS का नोट है हमें उसी के आधार पर उतना ही पढ़ना है जिसको पढ़ के हम आसानी से अपनी परीक्षा को क्लियर कर लें। तो आज का हमारा जो अध्ययन है वो भाषा शिक्षा से संबंधित दस्तावेज और नीतियों पर होने वाला है। स्वतंत्रता के बाद भाषा को लेकर सोच क्या थी। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो शासन था अन्य देश का, उसमें हमारी भाषा को तुच्छ समझा गया, ठीक, और आज़ादी नहीं थी अभिव्यक्ति की अपनी भाषा में। तो सबसे पहला प्रयास तो यही है कि बच्चे को, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम सिर्फ भाषा पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हम भाषा ही पढ़ रहे हैं। अन्य पहलुओं पर चर्चा हमारी नहीं होगी, वो एक अन्य टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो भाषा को लेकर ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो यह प्रयास किया गया। सबसे पहले सुधार यही होगा कि जो बच्चा सीख रहा है उसकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम होना चाहिए, उसकी स्वयं की भाषा होना चाहिए, और हम जो बच्चे को शिक्षण कार्य कर रहे हैं वह भी एक ऐसी ही भाषा होनी चाहिए जिसमें बच्चा सहज महसूस करे। ये आज तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2020, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 में भी इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया है कि बच्चा मातृभाषा में सीखे। कक्षा 5 तक अनिवार्य कर दिया गया है। तो पहले अनुशंसाएं की गई, धीरे धीरे अब उसे एक वास्तविक रूप दिया गया है। तो स्वतंत्र होने के बाद यह महसूस किया गया कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बच्चों की अपनी भाषा, जो उसकी मातृभाषा बच्चों की है, उसमें होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा सबसे पहले घर में अपनी मातृभाषा सीखता है, नेटिव लैंग्वेज सीखता है, जो वो अपने माता पिता से बातचीत करते हुए, अपने दादा दादी से बातचीत करता है। तो उस दौरान जो भाषा, जो लैंग्वेज का यूज करता है वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। और कोई भी चीज़ हम बच्चे को जब समझा रहे होते हैं, आज के समय में भी जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चे को जब समझाना होता है तो उसकी उसी लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसमें बच्चा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहा है। अगर हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम उसको एक्सप्लेनेशन हिंदी में देते हैं, क्योंकि बच्चा हिंदी से परिचित है, या भोजपुरी में बताते हैं, बच्चा उसको बेहतर तरीके से समझता है। तो इसी चीज़ पर जोर दिया गया। यह समझा गया कि जो बच्चा मातृभाषा है वो बेहतर तरीके से सीखता है, इसलिए हमें उसी भाषा में उस बच्चे को पढ़ाना है। तो जो भी हमारे दस्तावेज रहे हैं, ठीक है, 1964 में, 1968 में, 1986 में, 2005 में, इन सब में कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें कॉमन है। पहला यह कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, जो उनका नेटिव लैंग्वेज है उसमें शिक्षा दिया जाए। बच्चों को अपनी भाषा में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर मिले, जो नहीं था पहले। बच्चा अपनी बात को व्यक्त कर सके, ठीक। संवाद दो तरफा, दोनों ओर से होना चाहिए, यानी कि अध्यापक सिर्फ कक्षा में बोलते जाएं और बच्चा अपनी बात को आपसे बोलेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे कम्युनिकेशन जब नहीं हो पाएगा तो वो कैसे सीख पाएगा। इसलिए बच्चे को भी अपनी बात को कहने की आज़ादी हो अपने लैंग्वेज में। सभी भारतीय भाषाओं को समान महत्व दिया जाए, क्योंकि भाषा को लेकर भी हमारे कई राज्य आपस में लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह नहीं कहा जा सकता किसी एक भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाए। हालांकि हिंदी को लेकर यह प्रश्न लगातार उठता रहा है। हिंदी पर प्रश्न खड़ा किया गया है कि हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दक्षिण भारत के राज्य अपनी भाषा को लेकर अलग पॉलिसी बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह प्रयास किया गया कि सभी भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाए। क्षेत्रीयता का सम्मान किया गया, यानी कि महाराष्ट्र के मराठी, गुजरात के हैं तो गुजराती, ठीक है, और उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे क्षेत्रों में है तो हिंदी, और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन्हें भी अपनी भाषा को चुनने की आज़ादी दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब भाषा को केवल संप्रेषण का माध्यम न बनाकर संस्कृति, सोच और पहचान से जोड़ा गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पहचान है। जैसे आज के समय में महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी उन लोगों की पहचान मानी जाती है, उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ हिंदी या भोजपुरी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को झलकती हैं वहाँ पर, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारे संविधान में भाषा से संबंधित क्या प्रावधान किए गए। 1950 में हमारा जो संविधान लागू किया गया उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें उद्देश्य है कि हिंदी को राजभाषा बनाना। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजकीय कार्य काज की भाषा हिंदी हो, ठीक है। तो हमारी राजभाषा बनाया जाए और भारतीय भाषाओं का विकास किया जाए। चूंकि अंग्रेज थे, अंग्रेजों की यह नीति थी कि भारतीयों को कुचला जाए, भारतीय भाषाओं का हनन किया जाए। और जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रयास ये हुआ कि जो भारतीय भाषाएं हैं, हमारी जो भाषा है, हमारी नेटिव लैंग्वेज है,
हम उसको डेवलप करने का प्रयास करें। भाषाई विविधता की भी रक्षा करना, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई अधिक बोले जाने, जैसे हिंदी अगर अधिक बोली जा रही है तो ऐसा ना हो कि हिंदी के अधिक बोले जाने के कारण अन्य कोई भाषा छिप जाए या दब जाए। ठीक है, हर भाषा को उसके विशेष क्षेत्र में सम्मान दिया गया। ठीक है, तो हमारा यह प्रयास रहा कि भाषाई विविधता जो भारतीयों की है उसकी रक्षा की जाए, और इसी कारण हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं, आप सभी जानते हैं, प्रारंभ में 14 थे। तो यह एक प्रकार से संवैधानिक मान्यता इन भाषाओं को मिली हुई है कुल मिलाकर। ठीक है, अब 1971 की जो जनगणना होती है और भाषा की स्थिति, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, 1652, लेकिन इनमें सबसे केवल 47 भाषाएं हैं जो स्कूलों के जो बच्चे थे उनका माध्यम बन सके। यानी भाषाएं तो बहुत सी बोली जाती हैं, अक्सर ये होता है कि जैसे जो ज़्यादा मतलब केंद्र में रहती है भाषा वह आगे निकलती है, और छोटी छोटी जिसको बोली के रूप में हम कहते हैं वो दब जाती है अन्य भाषा के रूप में। जैसे हिंदी का विकास हुआ तो भोजपुरी दब गई, है ना, तो इस प्रकार से। तो इनमें 47 भाषाएं स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम बनी। इसमें यह समस्या है कि बहुत से बच्चे अपने घर की भाषा और स्कूल की भाषा अलग होने के कारण सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह समस्या देखी गई। बच्चा घर पर रहता है, वह आज भी हम देखते हैं कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो बच्चे संवाद करते हैं, उनके माता पिता हमसे भोजपुरी में करते हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में या बिहार में जाएंगे तो बच्चे भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, एक शिक्षक जब विद्यालय में बच्चे आएंगे तो शिक्षक उनसे शुद्ध खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो जिसका केंद्र दिल्ली है। तो इस भाषा का जब प्रयोग करेंगे तो वो बच्चा सहज नहीं महसूस करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा चीज़ों। तो अध्यापक ये कार्य कर सकते हैं कि बच्चे की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे से भोजपुरी में बात करते हैं तो बच्चा हंसकर अपनापन महसूस होता है, फिर वो भोजपुरी में बात करता है। तो हम ये देखते हैं। तो यह हमारे सामने एक समस्या रहती है कि जब बच्चा हमारे लैंग्वेज को नहीं जाने या हम बच्चे की लैंग्वेज को ना जाने तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है बच्चे को समझाने में, सिखाने में। ठीक है, ये भी देखा गया। तो ये एक स्पष्ट है कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, जो भी हमारा दस्तावेज है। ये नहीं कि हमने किसी चीज को आपको बता दिया तो एक माध्यम के रूप में हमने आपको बता दिया कि चलिए एक मीडियम नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचने का माध्यम है। यानी कि बच्चा जो भी भाषा सीख रहा होता है उसमें विचार बनाता है। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, या आप ये तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो भी बात सोच रहे हैं वो भी तो किसी एक भाषा में ही सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आपकी चर्चा सिर्फ यह जो हम आपसे बात कर रहे हैं यही इसी का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे विचार जो बनते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी संस्कृति हमारी पहचान से जुड़ी हुई है। अगर बच्चा हिंदी बोल रहा है तो आप जान रहे हैं ना कि वह उत्तर प्रदेश का है या बिहार का हो सकता है। अगर वह गुजराती भाषा का प्रयोग कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वह गुजरात का है। ठीक, हम तो ये नहीं कहेंगे कि वह तमिलनाडु का है, क्योंकि तमिलनाडु की भी भाषा अपनी है, तो वहाँ के लोगों की जो भाषा है उसके हिसाब से वहाँ की पहचान है। तो भाषा हमारी पहचान है। महाराष्ट्र के लोग कहते हैं मराठी हमारी पहचान है। तो भाषा को पहचान से जोड़ा गया और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और सीखने का आधार है। हमारी भाषा ही अगर बेहतर न रहे तो हम कैसे सीख पाएंगे। आप अगर हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी हिंदी बात को, जो हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या आप सीख पाएंगे या जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो उसी प्रकार से बच्चा भी जब कक्षा में पढ़ रहा होता है तो उसके लिए सीखने का आधार, सोचने का आधार, हम बच्चे को भले बता रहे हैं कि बी फॉर बैट या डी फॉर डॉग, लेकिन बच्चा दिमाग में डॉग को सोचेगा और वो सोचेगा एक कुत्ता है, और वो डॉग इंग्लिश का जो वर्ड है उसको एक्चुअली वो कुत्ता ही समझेगा। बाद में डॉग को ट्रांसलेट करेगा और बोलेगा कुत्ता, क्योंकि उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो अपनी माँ या पिता से उसने पहले उसको जाना है कि इसको कुत्ता कहते हैं, तो वो कुत्ता समझ रहा है। और डॉग में हम कुत्ता उसको बता रहे होते हैं। ठीक है, हम एलिफेंट बताते हैं, बच्चा नहीं समझ पाता है। हम कहते हैं अच्छा हाथी को एलिफेंट कहते हैं, बच्चा कहता है सर अच्छा हम समझ गए। तो बच्चे जो हमने हाथी बताया, ठीक, जब हम जयकाल पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे को बताया कि इसको सियार है कहते हैं, तब बच्चा अच्छा सियार सब मेरे गाँव में रहता है, मैं देखता हूँ सियार, तब वो जयकाल को समझ जाता है कि जयकाल एक्चुअली सियार होता है। तो वही बात है। ठीक है, तो भाषा को बहुआयामी दृष्टि से देखने की आवश्यकता भी हमारी नीतियों में बताई गई। ठीक है, तो ये आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता हुई और 48 में बनाया गया। इस आयोग ने भाषा को लेकर जो चर्चा की और कुछ सुझाव हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया जाए। ये सब पर हमने चर्चा की पहले की, जो आप सब में चीजें बहुत सी कॉमन थी उस पर हमने पहले चर्चा की है। इसमें स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया जाए और विदेशी शब्दों के उच्चारण की उचित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। भारतीय भाषाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाए। तो ये हमारा विश्वविद्यालय आयोग था, इसको आप ध्यान दीजिएगा 1948 में। ठीक है, माफ करिएगा, राधाकृष्णन आयोग था। ठीक है, अब इसका महत्व यह है कि आयोग ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा बच्चों की अपनी भाषा में अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, ये हम सभी जानते भी हैं। जब हम बच्चे को उसकी नेटिव लैंग्वेज में सिखाएंगे तो वो बेहतर तरीके से सीखेगा, जाहिर सी बात है। ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, कॉमन है।
ठीक, आप इसको समझें। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना तो ये चीज लिख देंगे जो कॉमन है, तो वही है। अब बात हम करेंगे कोठारी आयोग की, जो 1964-66 का है। डॉक्टर DS कोठारी ने इसके नेतृत्व किया और इस आयोग ने शिक्षा और राष्ट्रीय विकास को जोड़कर देखा और इसका भाषा संबंधी प्रमुख सुझाव वही देखे, मातृभाषा पर बल दिया गया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ समानता का प्रयास तो 1950 से ही किया जा रहा है, पुरुष और जो औरत हैं समान मौके मिलने चाहिए। लेकिन आज के समय भी, आज तक आते आते क्या हर जगह आपको दिखता है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में दोनों का समान नेतृत्व है? नहीं, अभी भी पुरुष बहुत आगे हैं। तो कहने का मतलब ये प्रयास तो 1950 से ही किया जा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रयास किया जा रहा है और तुरंत ये चीजें दिखाई दी जाती हैं। धीरे धीरे नीतियां बनती हैं, हमारे सामने तमाम चैलेंजेस आता है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई 20 की, अब हम जब उसको जमीन पर लागू करते हैं, हम एक अध्यापक के रूप में कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, तो हम उन चैलेंजेस को देखते हैं। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या दिया, बहुभाषिकता पर जोर दिया जाए, लेकिन हम बहुभाषिक, हमारे कक्षा में कई बच्चे हैं जो कई भाषाओं को जानते हैं, हम स्वयं सिर्फ 2 ही भाषा को जानते हैं। हम अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो हम हिंदी जान सकते हैं, अंग्रेजी जान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई महाराष्ट्र का बच्चा है जो मराठी में चीजों को समझता है, वो पढ़ने आ गया, तो एक अध्यापक के सामने भी तो चैलेंज हो गया कि वो मराठी कैसे बोल पाएगा, क्योंकि उसने मराठी पढ़ी नहीं। या गुजरात का बच्चा आ गया, या हम तो अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं, बच्ची बंगाल की है, वो भी पढ़ती है तो बंगाली भाषा का प्रयोग करती है, तो हम ऐसा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नीतियां बनाई जाती रहती हैं, लेकिन उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करने में समय लग जाता है, सालों बीत जाते हैं। तो वही बात है सर, तो ये बल बहुत दिन से दिया जा रहा है, बहुत समय से दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविक जो क्रियान्वयन है उसको होने में काफी समय लग रहा है। तो मातृभाषा पर बल दिया गया, इसमें भी त्रिभाषा सूत्र पर समर्थन किया गया। इसमें मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा है उसको समर्थन किया गया, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पर जोर दिया गया, और तीसरी के रूप में अंग्रेजी या अन्य कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा को यानी कि त्रिभाषा सूत्र को इन्होंने सुझाया। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करने पर जोर दिया गया कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसका भी विकास होना चाहिए, और अंग्रेजी का प्रारंभ किया गया, जिसमें अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में 5वीं कक्षा से पहले शुरू न करने की बात कही गई कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, चूंकि बच्चे उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो अंग्रेजी को कक्षा 5 के बाद शुरू करिए, यानी कक्षा 6 से बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे, ऐसा इनका सुझाव था। अंग्रेजी का प्रारंभ किया गया। अब देखिए शिक्षा आयोग रिपोर्ट भी देख लीजिएगा 1964-66 में। इस रिपोर्ट में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में अच्छी तरह पढ़ाया जाए, निरक्षरता समाप्त करने पर जोर दिया जाए, यानी कि कोई निरक्षर न रहे, इस पर प्रयास किया गया। ठीक, भाषा सीखने के लिए मजबूत आधार तैयार किया जाए। पहले प्राथमिक शिक्षा केवल एक भाषा पर आधारित थी, लेकिन इस रिपोर्ट ने बहुभाषिकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, तो पहली बार बहुभाषिकता की भी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि कई लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं क्लास में, क्योंकि बच्चे हो सकता है कि सिर्फ एक भाषा को बेहतर तरीके से न समझ पाए, तो हमें बहुभाषिक अप्रोच अपनाना है। ठीक है, हम अपनी कक्षा में एज ए टीचर अगर देख रहे हैं कोई बच्चा हिंदी में या भोजपुरी में या पंजाबी का प्रयोग करता है, तो हमें कहीं ना कहीं उन सबको मौका देना होगा। ठीक है, हम उससे ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इसी लैंग्वेज में बात करना है, या अंग्रेजी में बात करो या हिंदी में बात करो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की बात की जाए तो एक प्रकार से अब भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। भाषा संबंधी प्रमुख बात यह है कि भारतीय भाषाओं का विकास पर इसने बल दिया। ठीक है, इसमें भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा तक ले जाने पर बल दिया गया, और हिंदी के विकास की बात की गई। ठीक है, जिसमें हिंदी को संपर्क की भाषा के रूप में विकसित करने की बात की गई। आज के समय में आप देखें तो एक प्रकार से राष्ट्रीय संपर्क के रूप में हिंदी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दें अगर हम, तो ज्यादातर संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी ही देखने को मिलती। ठीक है, तो आप अगर इसको समझ रहे हैं, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, और अन्य विदेशी भाषाएं उसके अध्ययन को भी महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, क्योंकि हम एज अ होल एक ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमें दुनिया की भाषा को भी जानना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अब इस नीति ने भारत भाषा को एक राष्ट्रीय एकता और शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़ा। इसका सुझाव यह है कि त्रिभाषा सूत्र को मजबूती से लागू करिए। इसमें एक क्षेत्रीय भाषा, एक प्रमुख भारतीय भाषा के रूप में हिंदी को, और तीसरा कोई अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा। ठीक, तो त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी रूप से लागू करने पर बल दिया गया, क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया गया, और उच्च शिक्षा में भी क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम के रूप में प्रयोग करने की अनुशंसा की गई। ठीक, यानी पंजाब के लोग पंजाबी भाषा में उच्च शिक्षा ग्रहण करें, और महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा में, गुजरात के लोग गुजराती में। इस प्रकार से अनुवाद कार्य किया गया, एक भाषा से दूसरी भाषा में पुस्तकों के अनुवाद
पर विशेष बल दिया गया और बहुभाषी शब्दकोश तैयार करने पर भी बल दिया गया। एक प्रकार से किसी शब्दावली को अलग अलग डिक्शनरी बनाई गई अलग अलग लैंग्वेज में और उसको विकसित करने का प्रयास किया गया। और जैसा कि यहाँ पर वही बात की, हिंदी को संपर्क भाषा बनाने का प्रयास किया गया। जैसा कि हम अभी चर्चा किए भी हैं कि आज के समय में हमको दिखाई भी देता है कि हम जो हिंदी है वह अधिक ज़्यादा जो है संपर्क के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे देखें राष्ट्रीय पाठचर्या 2000 जो रूपरेखा 2005 की 1986 को के बाद राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में बनाई गई। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा NCF 2005 ने भाषा शिक्षण में बड़ा परिवर्तन प्रस्तुत किया। कौन सा परिवर्तन? कि भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। बहुभाषिक कई भाषाओं में। अब इसका मतलब केवल कई भाषाएं उनको पढ़ाना नहीं है, इसका मतलब यह है कि कक्षा में जो विभिन्न भाषाओं को सीखने के संसाधन है, विभिन्न भाषाओं को सीखने के संसाधन में रूप में प्रयोग करना। जैसे एक बच्चा अगर मराठी बोल रहा है या गुजराती बोल रहा है और दूसरा बच्चा हिंदी बोल रहा है और एक बच्चा भोजपुरी बोल रहा है, तो हमें ऐसा अप्रोच अपनाना है कि इन तीनों के लैंग्वेज का प्रयोग करके बच्चे एक दूसरे से सीखें, संवाद करें। ठीक है, जब एक बच्चा हिंदी बोल रहा होता है और एक भोजपुरी बोल रहा होता है तो भोजपुरी बोलने वाले बच्चे को हिंदी बोलने वाला बच्चा कुछ सिखाता है, बातचीत करता है, संवाद करता है और हम एज ए टीचर उसको सपोर्ट करें। ठीक, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम सिर्फ हिंदी ही बोलो। अगर मराठी बोल रहा है या गुजराती बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है, हमें सबको अलाउ करना है। यही हमारा बहुभाषिक दृष्टिकोण है और हमें उसको उसके शिफ्ट कराना है। यानी कि हम अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हम उसके लैंग्वेज का यूज करके हम फिर उसको हिंदी में स्विच करेंगे। जैसे बच्चा हम हिंदी के शब्दों को नहीं जानता है, बच्चा भोजपुरी में ही जान रहा है, तो हम उसी भोजपुरी को समझाएंगे और फिर भोजपुरी को कहेंगे देखो इसको हिंदी में ये कहते हैं। ठीक है, जैसे अब भैंस है तो कोई भैंस है, अब इसको अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं, तो बच्चा भैंस को जान रहा था, बफेलो को नहीं जान रहा है, अब बच्चा बफेलो भी जान रहा होता है। अब मान लीजिए कि बच्चा मराठी में कुछ उसको क्या कहते हैं, आप उसको यूज करें और उसको भी बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक, अब NCF 5 के अनुसार भाषा संबंधित सुझाव क्या है? घर की भाषा का सम्मान होना चाहिए। 2005 ने जो प्रमुख सुझाव दिए हैं उसमें बच्चों की जो घरेलू भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि गार्जियन या बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है कि नहीं तुम इंग्लिश में ही बात करो। हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में ज़्यादा ये देखा जाता है क्योंकि वो ज़्यादा आधुनिकता के दौर में जीते हैं या जीने का प्रयास करते हैं, वो ये दिखावा करते हैं कि वो ज़्यादा आधुनिक है। और इस वजह से अगर बच्चा कोई भोजपुरी बोल दे या अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल दे तो उसको बहुत बड़ा एक प्रकार से एक गलत स्टेप मान लेते हैं। वो कहते हैं नहीं ओनली इंग्लिश है, ठीक, केवल इंग्लिश में बात करो। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये भी देखा गया है कि अंग्रेजी सीखने वाला या इंग्लिश मीडियम के बच्चे से जो एक वैसा बच्चा जो अपने नेटिव लैंग्वेज सीख रहा है वह किसी भी प्रकार से कम नहीं होता है, लेवल उनका सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अंग्रेजी में सीख रहा है तो बहुत ज़्यादा आगे है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो घर की भाषा का सम्मान किया जाए। यदि स्कूल की भाषा और घर की भाषा अलग अलग होगी तो बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, हमने इस पर चर्चा की। मातृभाषा में शिक्षा, आप देख रहे हैं बार बार वही चीज जोर दे रहा है। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा मातृभाषा में कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझता है, जल्दी समझता है, रटने की आवश्यकता कम महसूस होती है और सीखना बच्चे का अर्थपूर्ण बनता है। हमने बच्चे को बता दिया दिस इज अ डॉग, लेकिन जब हम उसको बताएंगे देखो ये एक कुत्ता है और नजदीक है इसलिए दिस को, तो बच्चा दिस को नहीं समझ रहा था, लेकिन जब हमने कह दिया कि नजदीक है तो बच्चा अच्छा सा जो नजदीक रहता है उसको दिस, तब बच्चा समझ गया। अभी उसको हमने बोला दैट इज अ डॉग, तो बच्चा नहीं समझ पा रहा, वो बोल रहा है दैट इज अ डॉग लेकिन वो कंसेप्ट नहीं समझ रहा। हमने कहा जो दूर है उसके लिए दैट बोल दो। तो जब हमने उसको ये बताया कि अच्छा दूर, तो बच्चा दूर शब्द से परिचित है, नजदीक से परिचित है, तो नजदीक के लिए बच्चा दिस का प्रयोग कर रहा है और दूर के लिए दैट का प्रयोग कर रहा है। लेकिन दिस दैट का प्रयोग तब कर रहा है जब बच्चे को हमने ये बताया, ठीक है, कि एक्चुअली नजदीक के लिए हम दिस का प्रयोग कर रहे हैं। तो वही चीज है, जब हम बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं तो उसके नेटिव, उसके उस लैंग्वेज में सिखाएं जिसमें वह सहज है, वह बेहतर तरीके से सीखे। ठीक है, अर्थपूर्ण बनेगा। बहुभाषी कक्षा को संसाधन मानना, ये अभी हमने चर्चा की थी। यदि कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो शिक्षक को समस्या न मानकर एक अवसर के रूप में मानना चाहिए। चलो ये मान लीजिए कि ये बच्चा बंगाली बोल रहा है तो बंगाली के शब्दों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से शब्द जानते हो? अच्छा बताओ बकरी को बंगाली में क्या कहते हैं? तो बच्चा खड़ा होकर बताएगा सर बकरी को ये कहते हैं। तो अन्य बच्चों से हम चर्चा करेंगे, ये बंगाली जानता है और ये बोल रहा है कि बकरी को हम ये कहते हैं, तो अन्य बच्चे भी खुश होते हैं और वो भी इस शब्द को जानते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात हुई कि हिंदी पढ़ने वाला बच्चा बंगाली शब्द को भी जान रहा है। तो ये हमें ये नहीं देखना है कि ये हमारे एक बाधा नहीं है, बल्कि एक संसाधन है अन्य भाषाओं को सीखने का। जैसे बच्चे अपनी भाषा में चर्चा करें, शब्दों की तुलना करें और अनुवाद गतिविधियां आदि करें, जिस पर अभी हमने चर्चा की कर सकते हैं। ठीक, आगे मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक मानी गई? दस्तावेजों के अनुसार बच्चा मातृभाषा में तेजी से सीखता है, अवधारणाएं बच्चे की स्पष्ट होती हैं और रटने की प्रवृत्ति बच्चे की कम होती है।
ठीक है। अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो पोएम्स बच्चे रट लेते हैं, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको मीनिंग नहीं पता तो नहीं समझ पाते हैं, अक्सर हम ये देखते हैं। लेकिन हिंदी में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसका समझते हैं, पढ़ते हुए हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो उसको समझते हैं। राइम्स पोएम्स वगैरह जब हम बच्चों को हिंदी में सिखा रहे होते हैं तो ये देखने को हमको अक्सर मिलता है। तो इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और अभिव्यक्ति बच्चों की बेहतर होती है और शिक्षा बच्चों के जीवन से जुड़ी होती है। ठीक है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो भी आयोग हैं, नीतियां हैं और पाठ्यचर्या दस्तावेजों ने ये सुझाव दिया है, जिसमें शिक्षा को मातृभाषा आधारित बनाया गया है। बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखे, सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान मिले और बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। हमें मल्टीलिंगुअल अप्रोच अपनाना है और भाषा को केवल संप्रेषण नहीं बल्कि सीखने और सोचने का आधार माना जाना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी मातृभाषा और बहुभाषिक शिक्षा पर विशेष जोर देती है। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।